Hi guys, I am Lokshar from बीपीएससी वाला। गाइज आज क्लास 10th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। वो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट में आप देखिए मित्रों, संसाधन अर्थात संसाधन एवं विकास चैप्टर का नाम है। तो पहले जानिए संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में उपयोग की जाती है और जिसको बनाने के लिए तकनीकी क्या मित्रों तकनीकी उपलब्ध है और जो आर्थिक रूप से संभव है तथा सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक संसाधन कहलाता है। ध्यान दीजिए, आगे देखिए मित्रों, संसाधन का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, संसाधनों का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं मित्रों, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर यानी समाप्ति के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। विकास के स्तर पर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। अब हम मित्रों उत्पत्ति के आधार पर हमने कौन सा संसाधन पढ़ा था मित्रों? उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन संसाधन है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। देखो मित्रों, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि समाप्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से संसाधन, ऑप्शन दे दिया, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, संभावित संसाधन, भंडार, संचित निधि, ये संसाधन। तो इसमें कौन सा होगा मित्रों ऑप्शन सही? इसमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मित्रों। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। एक जैव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा मित्रों? अजैव हो जाएगा। चलिए जैव संसाधन हम देखते हैं। जैव संसाधन क्या है मित्रों? जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जिन संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जीव मंडल से। जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं मित्रों। ध्यान दीजिए, उन्हें क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य में जीव है, हाँ मित्रों। वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशु धन आदि। आइए अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है मित्रों? ध्यान दीजिए, अजैव संसाधन, अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु से बने सारे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान और धातुएं। चट्टान और धातुएं कैसे संसाधन है मित्रों? अजैव संसाधन है। कैसे संसाधन है? अजैव संसाधन है। चलिए समाप्तता के आधार पर, समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे मित्रों? दो प्रकार के, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या था मित्रों? अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा आपसे समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं। तो समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं मित्रों। कौन कौन है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नवीकरणीय संसाधन पढ़ें। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है मित्रों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कैसे पढ़ें? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत यानी पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे मित्रों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा जल और वन और वन्यजीव। मित्रों सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वन यानी पेड़ पौधा नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है? तो पेड़ पौधा कैसे संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन। इन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। देखो मित्रों, पेड़ को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम पेड़ को हम क्या जानते थे, वन को क्या जानते थे मित्रों, कि वो अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये इसका एग्जाम्पल याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मित्रों। इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखा जाए मित्रों, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों में बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, एक दो वर्ष में नहीं बनता। जैसे मित्रों कोयला जब खत्म हो जाएगा तो इनको एक दो दिन में कोयला नहीं बन पाता है, इनको बनने में ज़्यादा समय लगता है। कोयला, तेल इत्यादि ये सारी चीज़ को बनने में क्या मित्रों लगता है? ज़्यादा समय लगता है। तो इसे अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। आगे देखा जाए मित्रों, स्वामित्व के आधार पर। देखिए स्वामित्व के आधार पर कैसे संसाधन है? तो स्वामित्व के आधार पर मित्रों व्यक्तिगत संसाधन पहले देखेंगे। वैसे स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन क्या है? ध्यान दीजिए, जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घर, अन्य जायदाद, ठीक है, के मालिक निजी व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं मित्रों? क्या बोलते हैं मित्रों? व्यक्तिगत संसाधन यानी प्राइवेट रिसोर्सेस। अब आइए सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन।
मतलब सामुदायिक हो जो इसको, ठीक है। जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होता है, जैसे सार्वजनिक पिकनिक स्थल, खेल मैदान पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं, ऐसे संसाधन को हम क्या बोलते हैं मित्रों? क्या बोलते हैं मित्रों? सामुदायिक संसाधन बोला जाता है मित्रों। आगे देखा जाए मित्रों, ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देते रहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इस नोट से आप लोग बना लीजिए, आपका बहुत ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय संसाधन मित्रों, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जो भारत के देश में पाया जाता है उस संसाधन को हम क्या बोलते हैं मित्रों? राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, जो भारत के अंदर पाए जाए, ठीक है मित्रों, अपने देश के अंदर पाए जाते हैं। अब तकनीकी तौर पर सभी संसाधन राष्ट्र के ही होते हैं। देखिए मित्रों, आगे देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर, जैसे हमारा ये इंडिया है, इंडिया से तट रेखा से कितने किलोमीटर दूर मित्रों? 200 किलोमीटर दूर पर खुले महासागरीय संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो ऐसे संसाधन को क्या बोला जाता है मित्रों? इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे देखा जाए मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए मित्रों, आगे देखा जाए विकास के स्तर के आधार पर। मित्रों, जो लोग आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, हाई स्कूल का नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ इसमें दिया हुआ है मित्रों, आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस नोट्स से आपको नोट्स बनाते हैं तो आपका बहुत ही एग्जाम में अच्छे नंबर गेंस करेंगे। आप यदि कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीपीएससी अर्थात बीपीएससी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीसीएस, इस नोट्स में से आपको हेल्प मिलेगा। एनसीईआरटी का हूबहू चीज़ इसमें शॉर्ट नोट्स में हम प्रोवाइड आपको कर रहे हैं मित्रों। बहुत ही संघर्ष किया गया है इस नोट्स को बनाने के लिए, लगभग में 3 से 4 घंटे मेहनत किया गया है मित्रों। चलिए आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए विकास के स्तर के आधार पर, देखिए विकास के स्तर पर के आधार पर संसाधन, जैसे संभावी मित्रों, ये संभावी संसाधन, ये चीज़ क्या है? संभावी में संभावना, वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग को आप देखोगे मित्रों, जैसे भारत के पश्चिमी भाग में कौन कौन से राजस्थान गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के संसाधन अपार संभावना है मित्रों। अगले चक्र कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सौर ऊर्जा के अपार संभावना है, तो वो कौन सा राज्य है मित्रों? राजस्थान और गुजरात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोगों को याद करना मित्रों। आगे देखते हैं मित्रों, ध्यान दीजिए। विकसित संसाधन कैसे संसाधन होते हैं मित्रों? ध्यान दीजिए आप लोग। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, क्या किया जा चुका? सर्वेक्षण, और जिनके उपयोग गुणवत्ता और मात्रा में निर्धारित की जा चुकी है। चलिए, तो विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनका उपयोग गुणवत्ता और मात्रा में निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, आगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। ये पढ़िए मित्रों, भंडार क्या है मित्रों? भंडार, देखिए भंडार क्या होता है मित्रों? भंडार मतलब होता है इकट्ठा हो कोई चीज़। संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में जिनका उपयोग नहीं किया गया हो, यानी प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी करते हैं, टेक्नोलॉजी के अभाव में जिनका उपयोग हमने नहीं किया हो, ऐसे संसाधन भंडार बोलते हैं। ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? भंडार बोलते हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, जैसे उदाहरण के लिए जल के 2 ज्वलनशील गैस, आप लोगों को जल के 2 ज्वलनशील गैस क्या क्या है मित्रों? जैसे जल किससे मिलकर बना मित्रों? आप लोगों को पता होगा जल का फार्मूला क्या होता है? H2O, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के यौगिक से बना है जल। आप लोगों को पता हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं है मित्रों। ध्यान दीजिए, आगे देखिए संचित कोष क्या है मित्रों? संचित कोष किसे कहते हैं मित्रों? वैसे संसाधन जिनका भंडार का एक ही हिस्सा है और जिनका उपयोग उपलब्ध तकनीकी द्वारा किया जा सकता है परंतु जिनका उपयोग अभी तक शुरू नहीं किया गया है, जैसे बांध का जल आदि संचित कोष कहलाते हैं मित्रों। आगे देखा जाए मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग। आइए संसाधन का विकास मित्रों। संसाधनों का विकास क्या क्या है? ध्यान दीजिए, इसमें कुछ फैक्ट मैं एनसीईआरटी से निकाला हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। मानव के अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव के अस्तित्व के लिए संसाधन क्या है मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख लीजिए,
ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति का देन है। ऐसा विश्वास किया जाता है संसाधन किसका देन है? प्रकृति का देन है। इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा सकता है। संसाधन का मानव ने क्या कर रहा है? अंधाधुंध उपयोग कर रहा है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। संसाधन का ज़्यादा यूज करने से क्या है? निम्नलिखित समस्याएं क्या हो गई मित्रों? उत्पन्न हो गई हैं। जैसे ध्यान दीजिए आप लोग, पहला है कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधन का हास्य है। यानी कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधनों का हास्य है। समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधन का संचय, जिसमें से समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न और अमीर तथा संसाधनहीन यानी गरीब के बीच में संसाधनों का बंट गया। यानी अमीर लोगों के पास संसाधन ज़्यादा हो गया, गरीब लोगों के पास कम है संसाधन। मित्रों आगे देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थितिकी संकट पैदा कर किया है। जैसे भूमंडलीय तापन हो गया, ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं संसाधनों के अंधाधुंध ज़्यादा प्रयोग से हो रहा है। मित्रों ध्यान दीजिए, आगे आप लोग देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज संसाधन का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मित्रों मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा क्या है? आवश्यक हो गया है। ध्यान दीजिए मित्रों, संसाधनों के उपयोग से ही, संसाधन के सही उपयोग से हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। ठीक है, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? मित्रों पूछा जाएगा, सतत विकास विकास का तात्पर्य क्या है? तो ऐसे विकास जो पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए, ही वर्तमान विकास की प्रक्रिया में भविष्य पीढ़ियों की आवश्यकताओं की उपेक्षा न करे, उसे हम क्या बोलते हैं मित्रों? सतत आर्थिक विकास। क्या बोलते हैं मित्रों? सतत विकास, आर्थिक विकास। ध्यान दीजिए, आगे देखा जाए संसाधनों का नियोजन। यानी संसाधन का नियोजन क्या है मित्रों? देखिए, संसाधनों का नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कठिन प्रक्रिया है, जिसमें से निम्नलिखित सोपान है। पहला सोपान है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाई जाए, और इस कार्य को क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों के गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना शामिल होते हैं। मित्रों संसाधन, दूसरा नंबर क्या है? संसाधन विकास योजना लागू करने और के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन की विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। मित्रों ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, भू संसाधन। यानी भू संसाधन क्या है मित्रों? ये चीज़ हम जानेंगे। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मित्रों भूमि कैसा है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। मित्रों ये सब सारे किस पर आधारित है मित्रों? भूमि पर आधारित हैं। आगे देखा जाए मित्रों, भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है मित्रों? एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मित्रों आगे ध्यान दीजिए आप लोग मित्रों, भारत में भूमि संसाधन। ध्यान दीजिए, भारत में भूमि संसाधन। देखिए मित्रों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है। भू क्षेत्र पर क्या है? मैदान है, जो कृषि और उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक हैं। भारत के कितने क्षेत्र पर मैदान है मित्रों? 43% क्षेत्र पर क्या है मित्र? मैदान है। लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है। 30% लगभग में क्या है मित्रों? पर्वत हैं। क्या बेटा? पर्वत हैं, जो बारहमासी नदियों प्रवाह को सुनिश्चित करने, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं और पारिस्थितिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और लगभग 27% हिस्सा क्या है मित्रों? पठार है। ठीक है, 27% हिस्सा क्या है मित्रों? पठार है, जिसमें से खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों पर अपार संचय कोष है। आगे देखा जाए मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग, भारत में भू उपयोग। भारत में मित्रों भू उपयोग, ध्यान दीजिए, मैं दोबारा एक चीज़ रिपीट करा दूं। पूरे भूभाग पर यानी 43% मैदान है मित्रों। कितने? 30% पर्वत है मित्रों। ये एनसीईआरटी बता रहा है, क्लास 10th का एनसीईआरटी मित्रों बता रहा है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ। और 27% क्या है मित्रों? पठार है। क्या है मित्रों? पठार है। इस फैक्ट को आप लोग को याद कर लीजिए, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आगे देखा जाए मित्रों, ध्यान दीजिए अब मित्रों, ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी ही नोट से ये सारे फैक्ट मिल जाएंगे। इसको बहुत ही संघर्ष कर इस नोट्स को बनाया गया है। आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको, एकदम फैक्ट टू फैक्ट। ध्यान दीजिए मित्रों, भारत में भू उपयोग, ध्यान दीजिए, भारत में भू उपयोग का प्रारूप।
भू उपयोग निर्धारित करने वाले तत्व जैसे भौतिक कारक हैं, जैसे मित्रों भू आकृति, जलवायु और मृदा। मृदा मतलब क्या होता है? मिट्टी के प्रकार। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत के भू उपयोग के प्रारूप ध्यान दीजिए मित्रों, आगे ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान देते रहिए आप लोग। भारत के कुल भौगोलिक का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल है लगभग में, परंतु 93% भाग के ही भूभाग आंकड़े उपलब्ध हैं, यानी 100% में 93% ही भूभाग के आंकड़े हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। असम के बारे में जानकारी है, और पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, आज क्षेत्रों की कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि के उपयोग सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है मित्रों। ध्यान दीजिए आगे, भूमि आएगा, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय मित्रों, यानी भूमि के निम्नीकरण और संरक्षण का क्या क्या उपाय हो सकते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए मित्रों। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, भूमि के निम्नीकरण मुख्य भूमिका निभाई है। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ते रहिए मित्रों, ध्यान दीजिए आप लोग। भूमि के निम्नीकरण को रोकने के उपाय: वनारोपण, चारागाहों को उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों और कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण, बंजर भूमि का उचित प्रबंधन, खनन। एक बार मैं दोबारा बता दूं, इसको आप लोग याद कर लीजिए मित्रों। भूमि निम्नीकरण रोकने के उपाय क्या हैं? आप लोग वन का रोपण करो, यानी पेड़ लगाओ। चारागाहों का उचित प्रबंधन, जहाँ पर गाय भैंस चरती हैं उनका उचित प्रबंधन होना चाहिए, नहीं कि गाय भैंस चाहे जहाँ इधर भी चरे चाहे जहाँ, एक उचित होना चाहिए। पशुचारण पर नियंत्रण लगाना चाहिए। रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियों द्वारा स्थिरीकरण करना होना चाहिए। रेतीले बंजर भूमि का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खनन नियंत्रण, यानी खनन पर जो खनन हो रहा है उस पर नियंत्रण कर रही है। आप देख रहे हैं आज हर एक स्थान पर कोई ना कोई बालू वालू खोद लेता है मित्र, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बालू की खुदाई नहीं होनी चाहिए हर एक स्थान पर। अब मृदा संसाधन, मृदा क्या है मित्रों? मृदा एक मिट्टी है मित्रों। पहली बात, इट इज द बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण, ये प्राकृतिक संसाधन है। अभी कोई पूछेगा मित्रों मिट्टी कैसी संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है मित्रों? नवीकरणीय संसाधन है। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से आप लोग देखिए। यह पौधों को विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण मित्रों, ध्यान दीजिए, मृदा का वर्गीकरण कितने प्रकार किया गया है, एनसीईआरटी के द्वारा इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। पहली बात, मृदा कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। मृदा बनाने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों को रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार से बांटा जा सकता है। वैसे मिट्टी को 8 भाग में बांटा गया, लेकिन एनसीईआरटी में जो है आप लोगों के बीच में मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। पहली बात, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? संपूर्ण उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। संपूर्ण उत्तरी मैदान में कौन सी मृदा पाई जाती है मित्रों? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ध्यान दीजिए, ये इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, पूर्वी तटीय मैदानों विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा में भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। आदि के डेल्टा भी किससे बने हैं? जलोढ़ मृदा से बने। इन नदियों को एक बार दोबारा याद कर लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा भी किससे बने हैं? जलोढ़ मृदा से। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र गहन कृषि की जाती है, क्योंकि गहन कृषि जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं में पोटास, देखिए ध्यान दीजिए, ये पीसीएस का क्वेश्चन इससे बना हुआ है। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं जैसे पोटास, फास्फोरस चूना युक्त होते हैं। कैसा होते हैं? चूना युक्त, जो इसे गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों के दलहन फसलों खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ध्यान दीजिए, भारत में आप लोगों को मैं बता दूं सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है मित्रों? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ध्यान दीजिए, आगे वाली मृदा देखिए मित्रों, काली मृदा। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये क्लास 10th में भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीटेड होता है। काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयोग होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इससे ध्यान दीजिए, आप इसे रेगुर भी मिट्टी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें फैक्ट इसमें लिखा हुआ है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर यानी रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस वर्ड। काली मृदा कपास खेती के लिए उचित समझी जाती है
और इसे काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र मतलब गुजरात के बारे में होता, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर में पाई जाती हैं। दक्षिणी पूर्वी दिशा जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों में भी पाई जाती है। काली मृदा बहुत ही महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मित्रों। अब काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके कण जो होते हैं बहुत ही महीन कण होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, बहुत महीन होते हैं, इसलिए इसमें क्या होती है मित्रों, नमी धारण करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिए, ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। देखिए, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय। देखिए, लाल और पीली मिट्टी के बारे में देखिए। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों में कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट और पहाड़ियाँ में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग और रवेदार और आग्नेय रूपांतरित चट्टानों और लोह धातु के प्रकार के कारण होता है। मित्रों ध्यान दीजिए आप लोग। आगे देखिए, लेटेराइट मृदा। मित्रों, लेटेराइट मृदा उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ध्यान दीजिए मित्रों आप लोग। इस मृदा का अधिक मात्रा में खाद, रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। ये किसकी बात हो रही थी मित्रों, ध्यान दीजिए, लेटेराइट मृदा। इसमें सबसे कम क्या पाई जाती है लेटेराइट मृदा में, ह्यूमस की मात्रा। ध्यान दीजिए। अब मरुस्थलीय मृदा देखिए, मरुस्थलीय मृदा के बारे में 2-4 फैक्ट हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसमें मृदा का सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। यानी मरुस्थलीय मृदा को सही तरीका से यदि आप सिंचित कर रहे हैं, यानी सिंचाई कर रहे हैं, तो कृषि योग्य इसको क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है। मृदाओं में ह्यूमस की नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जा सकता है। इससे क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया था और क्लास 10 में भी पूछा गया है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि नमक की मात्रा अधिक किस में पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है, और जिनके कारण झीलों के जल को वाष्पीकृत कर हम खाने वाले नमक भी बना सकते हैं। वन मृदाएं, ये भी वन मृदाएं क्या है, देखिए, ये मृदाएं आमतौर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा कहाँ पाई जाती है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वन उपलब्ध है। क्या क्या उपलब्ध है, वन। इन मृदाओं का गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचली क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। ध्यान दीजिए। मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं, ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 10 में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको विशेष करके देखें। और अब मेरा उद्देश्य है आप लोगों के लिए बीपीएससी TRD 4 का यदि कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों। ध्यान दीजिए, आप लोग इसको पढ़ें। देखिए, मृदा अपर्दन और संरक्षण। देखिए मित्रों, मृदा अपर्दन प्राकृतिक कारक पवन, हिमनदी, जल, मृदा अपर्दन प्राकृतिक तत्व हैं। मानवीय कारक जैसे वनोन्मूलन, पशुचारण, निर्माण, खनन आदि मृदा अपर्दन के मानवीय कारक हैं। मृदा संरक्षण के उपाय देखिए मित्रों, सोपान और सीढ़ीदार कृषि करना चाहिए। मृदा संरक्षण के पट्टी वाली कृषि करना चाहिए। पेड़ों के कतार लगाकर रक्षक और मेखला बनाना चाहिए। ध्यान दीजिए। सारांश में थोड़ा बहुत एक बार मैं बता दूं, सारांश क्या, भारत संसाधन नियोजन 3 सोपान में हुआ। कितने सोपान में हुआ, 3। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधन की पहचान कर उनकी तालिका बनाना चाहिए। संसाधन की विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना चाहिए। संसाधन का विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। ध्यान दीजिए मित्रों। भारत में भू उपयोग का प्रारूप आप लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, ध्यान दीजिए मित्रों।
भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 93% भाग के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को के क्षेत्र के बारे में जानकारी अभी भी नहीं है। सारांश है पूरे चैप्टर का। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के उपयोग के बारे में भी सर्वेक्षण के बारे में भी जानकारी नहीं, सर्वेक्षण नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक भारत का कोई जानकारी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए मित्रों। अस्थाई चारागाहों के अंतर्गत भूमि की कमी आई है। प्रति भूमि जिस भूमि दो तीन साल के एक फसल ही लाई जा सकती। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, एक वर्ष में बोया गया कुल क्षेत्र, पंजाब और हरियाणा में शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है। ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार में कम शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। भारत में 54% भाग पर खेती होती है। कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है भारत के? 54%। ध्यान दीजिए मित्रों। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब आया? 1952 में आया था मित्रों। भारत का राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया। बंजर भूमि और पहाड़ी चट्टानों, सूखी और मरुस्थलीय भूमि है। गैर परियोजित भूमि बस्तियों, सड़क, रेल लाइन है। भू संसाधनों का निम्नीकरण, लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन अवहेलना करने में लगातार भू का उपयोग का कारण